नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर आ रही है बिहार से, जहां के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये सूत्र कुछ बता रहे हैं कि मोतिहारी में एक टैंकर जहरीली शराब आई थी और स्थानीय व्यापारियों ने अलग अलग जगहों पर इसे भेजा, ये सूत्रों का कहना है। और इस बीच पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और सांसद राधा मोहन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस कांड को अंजाम देने वाले माफियाओं को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। अभी तक हम लोगों को एक पोस्टमार्टम के लिए आया है, रात में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। वो कंफर्म अभी कुछ नहीं है, तो जांच कराया जाएगा। विसरा प्रिजर्व किया गया है और उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। तो उससे ज़्यादा की जानकारी अभी अवेलेबल कराया जा रहा है, अभी हुई नहीं है। सर, कल शाम में भी ये अस्पताल में 2 लोग मुजफ्फरपुर रेफर हुए हैं। हाँ, रेफर तो हुए हैं, रेफर तो होते रहता है। अभी कितने पेशेंट मतलब रेफर हुआ है? अभी कल शाम में 2 रेफर हुए हैं, इसकी जानकारी है, लेकिन क्या चीज़ का मरीज है वो कंफर्म अभी नहीं है। कोलिया में भी एक क्लिनिक में मौत हुई है सर, वो हमें पता नहीं है। क्या लगता क्या है सर इस मामले में? आपको क्या लगता है? आपके अंदर अब जांच कराई जाएगी और जांच में जो निकल के आएगा उसके बाद बताया जाएगा कि क्या है। जानकारी हमें इस हॉस्पिटल में मिला। मैं दिल्ली जा रहा था तो फिर वापस आया हूँ और इस अस्पताल में आया हूँ और यहाँ जो स्थिति बताया वो ये है। और फिर हमारे नेता भी आ रहे हैं और जो जानकारी इधर उधर से आ रही है कि बड़ी संख्या में जो अस्पताल नहीं है उनकी मृत्यु हुई है। और ये संख्या इधर उधर से लोग 20-22 बता रहे हैं, लेकिन हम रात और कल दिन में भी इसका वेरीफाई करेंगे। उन परिवारों से भी हमारे नेता मिलने जाएंगे, हमारे विधायक। और इधर दिल्ली के शराब घोटाले की जांच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने अब सीएम अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज दिया है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद आज पहली बार केजरीवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है और वो कल जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि असल में शराब घोटाला जैसी कोई चीज है ही नहीं, और अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो आखिर ईमानदार कौन है। इसके बाद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि दिल्ली सरकार सीबीआई और ईडी के खिलाफ अदालत में गलत और झूठे सबूत पेश करने का केस करेगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई का समन मिलने के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल शनिवार को मीडिया के सामने आए तो उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां गवाहों को डरा धमकाकर और फर्जी सबूतों के आधार पर आप नेताओं को फंसा रही हैं और अब खुद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है, क्योंकि बीते महीने उन्होंने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके ऊपर बीजेपी ने पलटवार किया। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है वो इतनी मर्यादा भी भूल गया कि उसकी भाषा का स्तर क्या होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल अपराधियों की भाषा बोल रहे थे। जब किसी अपराधी पर शिकंजा कसता है तो जिस तरह की बयानबाजी उसको करनी चाहिए वो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। रविवार को सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई और ईडी की ना एफआईआर में है और ना ही चार्जशीट में, लेकिन उनके नाम का जिक्र रिमांड नोट में है, जिसमें जांच एजेंसियों ने दावा किया। आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि मनीष सिसोदिया ने L1 लाइसेंस के लिए लाभ मार्जिन बढ़ाकर 12% करने का निर्देश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ही उनको दिया था। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने अपने बयान में कहा कि विजय नायर के फोन से केजरीवाल ने फेस टाइम कॉल पर उनसे कहा कि विजय नायर मेरा बच्चा है, उस पर भरोसा करें।
ईडी ये भी दावा कर रही है कि विजय नायर ने बताया है कि उसने इस नेक्सस को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, डिप्टी सीएम और कैलाश गहलोत के कहने पर किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ना तो इस केस में आरोपी के तौर पर हैं और ना ही उनका किसी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नाम है। इसलिए ये माना जा रहा है कि उनसे 16 अप्रैल को केवल पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद इस केस में जांच एजेंसी उनकी आगे की भूमिका तय करेगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को उठाने के लिए सोमवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया है। खुद अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे हैं कि सीबीआई की पूछताछ तो केवल एक शुरुआत है, असल में उनकी गिरफ्तारी की ही तैयारी है। तो ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा और आम आदमी पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी किसको सौंपी जा सकती है। वैसे ये बताना जरूरी है कि भारत के इतिहास में अभी तक किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के भरतपुर में एक रैली की और सीएम अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पायलट जी, आप कुछ भी कर लो, आपका नंबर नहीं आएगा। आपका योगदान शायद जमीन पर गहलोत से ज्यादा हो, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत का योगदान ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गहलोत और पायलट सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बननी है, ये बेवजह लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। मुझे भरोसा है कि बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। तो बाकी काम कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी। अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, उतरना नहीं चाहता। पायलट जी कहते हैं मैं बनना चाहता हूं। भैया काहे को लड़ रहे हो? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। एक खामखा झगड़ा है ही नहीं, उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे पायलट जी, आप कितना भी करो आपका नंबर नहीं आएगा। आपका कंट्रीब्यूशन शायद जमीन पर थोड़ा गहलोत जी से ज्यादा हो सकता है, मगर कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका नंबर नहीं लगेगा। ये सरकार सिर्फ अब अपना संवैधानिक आयुष्य पूरा कर रही है। ये सरकार जनता के मन पर से उसी दिन निकल गई जिस दिन रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी और भगवा झंडा लगाने पर आपने प्रतिबंध कर दिया। सीधा रुख करते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, साफ तौर पर ये एक चुनावी भाषण है और जो मतभेद हैं पायलट और गहलोत के बीच, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती बीजेपी नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान में जो गुर्जर बाहुल्य और मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर इस तरह का जो स्पीच दिया है उसको बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति है। बीजेपी की जो राजनीतिक रणनीति है वो ये है कि पिछले चुनाव में पायलट के समर्थन में पूरा का पूरा गुर्जर वोट बैंक कांग्रेस की तरफ मुड़ गया था और 9 गुर्जर एमएलए जीत के आए थे, बीजेपी से एक भी नहीं जीता था। उनको ये उम्मीद थी कि उनका जो उम्मीदवार है सचिन पायलट जो है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये नाराजगी है गुर्जरों में कि भाई वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो उसका चुनावी फायदा जो है बीजेपी लेना चाहती है। इसलिए इस तरह का भाषण में भी वो कह रहे हैं कि भाई पायलट साहब आपका नंबर नहीं आएगा। तो ये एक संकेत, एक राजनीतिक संकेत गुर्जरों को भी है कि कांग्रेस के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल सोची हुई राजनीतिक स्ट्रैटेजी है कि ये जो स्पीच है जो अमित शाह ने और उस इलाके में दिए है जहां पर इनका दबदबा है, गुर्जर इलाका है, गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक मैसेजिंग जो है, एक संदेश वहां पर जैसा हर्षा बता रही हैं कि गुर्जरों को देना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो बेहतर विकल्प है। यहाँ पर अमित शाह ने जो रैली की है उसमें भाषण दिया है।
कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार के तेवर नरम पड़े हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलने के बाद ये हुआ है। मुलाकात के बाद जगदीश शेट्टार ने कहा कि आलाकमान से बात करके वो कोई भी फैसला लेंगे। इस बीच ये भी खबर आई है कि जेपी नड्डा से भी बात करवाई गई थी जगदीश शेट्टार की। शेट्टार 6 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं और टिकट न मिलने के चलते नाराज चल रहे हैं। There is what are the opinion of the our high command, everything expert, and I explained what are the situation, political situation in Karnataka here in Karnataka also, and he is going to communicate all the things, whatever the discussion. निहाल किदवई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, इस मुलाकात के बाद जो बयान आया है जगदीश शेट्टार का, उससे क्या मतलब लगाएं? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे तक प्रहलाद जोशी ने जगदीश शेट्टार से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनसे, जैसा कि जगदीश शेट्टार ने खुद ही मंच पे आकर के उसके बाद बताया कि उन्होंने जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की है। उसके बाद उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि वो अब थोड़ा और वेट करेंगे और आलाकमान से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये मामला चल रहा है और दूसरा मामला एक और है यहाँ, वो ये कि जिस तरह से लिंगायत नेता नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से, वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो रही है। इसलिए, और देखिए, जब कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट निकाली है यहाँ पे, तो कांग्रेस ने उस तीसरी लिस्ट में हुबली धारवाड़ की वो सीट जहाँ से जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ते हैं उसको खाली रखी है। आज ही वो लिस्ट आई है, उसमें देखिए हुबली धारवाड़ की सीट के बारे में उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। यानी कि कांग्रेस को कहीं न कहीं उम्मीद है कि शायद जगदीश शेट्टार भी लक्ष्मण सावदी जो कि बड़े लिंगायत नेता है उत्तर कर्नाटक के, उनकी तरह कांग्रेस में आएंगे तो उन्हें भी टिकट दे दिया जाएगा। देखिए, आज जो लिस्ट आई है उसमें लक्ष्मण सावदी को अथनी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी गई है, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। तो लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पिछले 6 बार से जगदीश शेट्टार जीतते रहे हैं, संघ के बड़े उनके नजदीकी संबंध रहे हैं, और ऐसे में जगदीश शेट्टार अगर पार्टी छोड़ने का भी फैसला करते हैं तो शायद वो एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, बाद में जिसको भी समर्थन दें, लेकिन वो कांग्रेस में आएंगे। इसको लेकर के एक थोड़ी यहाँ पर जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। तो अब देखना है कि जगदीश शेट्टार ने जिस तरह से आज मोबिलाइज किया था अपने सपोर्टर्स को, जिस तरह से वहां भीड़ लगाई थी अपने घर पे, उसके बाद केंद्रीय बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है, तो आगे क्या हालात होते हैं वो अब देखिए। आज उम्मीद की जाती है कि अगले 10 से 12 घंटे काफी महत्वपूर्ण है और उसमें वो कुछ ना कुछ फैसला ले लेंगे। जी, आप बने रहे निहाल हमारे साथ। जो खबर आप एक और बता रहे थे वो भी हम जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो तीसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है और वरिष्ठ नेता जो हैं सिद्धारमैया को कोलार से टिकट नहीं मिला है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से शामिल हुए लक्ष्मण सावदी को अथनी से टिकट मिला है। और जैसा निहाल अभी बता रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जगदीश शेट्टार जो हैं अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो क्या उनकी तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन निहाल, आपसे जानना चाहेंगे कि सिद्धारमैया को टिकट नहीं दिया गया है कोलार से, इसका असर क्या होगा, जिसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंस, इसका क्या होगा? देखिए, सिद्धारमैया कोशिश कर रहे थे कि उनको कोलार से टिकट मिले, क्योंकि कोलार में जो समीकरण है सामाजिक, उसके हिसाब से सिद्धारमैया को जीतने में कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन सिद्धारमैया को कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों से टिकट नहीं दिया। इससे साफ है कि कहीं न कहीं सिद्धारमैया, अब ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को कहीं लग रहा हो, खास करके उन नेताओं को जो कांग्रेस में बहुत पहले से हैं और सिद्धारमैया 2005-6 में आए हैं, उन्हें लगता है कि शायद सिद्धारमैया की अब पहले जितनी जरूरत नहीं रही है। क्योंकि पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो 2 विधानसभा चुनावों से क्षेत्रों से उनको टिकट दिया गया था और सिद्धारमैया भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो, विधानसभा में विपक्षी दल के नेता बने हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब से सिद्धारमैया आए हैं तो पुराने जो कांग्रेसी हैं उनको बाहरी के ठप्पे के साथ हमेशा उनका विरोध होता रहा है। जब उनको विपक्षी दल का नेता बनाया गया तो भी उनका विरोध हुआ, मुख्यमंत्री बने तो भी विरोध हुआ। एक बार तो हालात इतने खराब हो गए कि ऐसा लगा कि उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, इतना जबरदस्त यहाँ इतना ज्यादा विरोध हुआ था। तो ये एक बात अपनी जगह पे है। लेकिन इस बार कांग्रेस अगर 2 जगह से उन्हें टिकट देती तो शायद जैसा कि वो चाहते थे, उन्होंने खुद ही ऐलान किया था, ऐसा नहीं कि किसी ने इस बात को मीडिया में या इधर उधर इस तरफ उड़ाया हो, उन्होंने खुद ही कहा था कि वो कोलार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद टिकट नहीं दिया गया। तो बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की अफवाहें बाजार में हैं। लेकिन अब देखना है कि अब जब वो वरुणा से चुनाव लड़ते हैं,
जो समीकरण है वहां का जातीय, वो अभी फिलहाल सिद्धरामैया के साथ दिख रहा है। लेकिन 2008 से जब सिद्धरामैया जीते, उसके बाद उनके बेटे जीते, वहां पर बीजेपी भी मजबूत है और जीत और हार के बीच का जो फैसला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो 20,000 या उसके आसपास के वोटों का ही रहता है। तो इस बार देखना है कि क्या नतीजे आते हैं। बहुत शुक्रिया निहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफ़ी चुनाव के पहले काफ़ी रोचक होता जा रहा है। यहाँ कर्नाटक की राजनीति काफ़ी रोचक हो गई है और टिकटों को लेकर अभी घमासान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ इस वक्त रिमांड पर हैं। एसटीएफ की टीम को पूछताछ के दौरान कुछ जानकारी मिलने के बाद इन दोनों को कौशाम्बी और फतेहपुर ले जाया गया है। प्रयागराज से रवाना होने से पहले अतीक ने तबीयत खराब होने की शिकायत की, जिसके बाद उसका अस्पताल में जांच करवाया गया। इस दौरान दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी थी। बताया जा रहा है कि हाल में कौशाम्बी और फतेहपुर में अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें बरामद हथियारों की भी पहचान कराई जाएगी। वहीं ईडी ने अतीक के 10 करीबियों और आर्थिक मददगारों को समन भेजा है। इन्हें अलग अलग तारीखों में प्रयागराज में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनमें समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अतीक के कैशियर सीताराम शुक्ल, सीए शबी अहमद, वकील खान सौलत हनीफ, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोबारी दीपक भार्गव को भी समन जारी किया गया है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में गाजीपुर की अदालत का फैसला अब 29 अप्रैल को आएगा। जज के मौजूद न रहने के कारण आज फैसला टला है। इस मामले में गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। अगर अदालत का फैसला इनके खिलाफ आया तो अफजाल अंसारी की सांसदी खतरे में पड़ सकती है। 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2007 गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ केस दर्ज किया था। 1 अप्रैल को इस मामले में बहस पूरी हो चुकी थी और आज फैसला सुनाया जाना था। मुंबई पुणे हाईवे पर हुई एक बड़ी सड़क दुर्घटना से मुंबई पुणे मार्ग पर यात्री बस खाई में गिर गई और बस में करीब 40 यात्री थे। 12 लोगों की मौत हो गई, 25 लोगों को निकाला गया है। कुछ लोग घायल हैं और मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान भी हो गया है। आज अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4-4:30 बजे का ये एक घटना है। ये रोड है एक ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे। मुंबई से ये एक जो प्राइवेट बस ट्रैवल कर रही थी और यहाँ इस दौरान खाई में गिर गई। अब तक 29 लोगों को बचाया गया और हॉस्पिटल में भर्ती किया है और 12 लोग जो है उनका दुर्दैवी मृत्यु हुआ है। ये सब जवान लड़के थे और इसमें कुछ ढोल झांझ पतक के लोग थे और ये घायल है, लेकिन उनका पूरा इलाज हम लोग करते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कल शाम को गैंग वॉर हुआ। इस दौरान प्रिंस तेवतिया नाम के गैंगस्टर की हत्या हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तिहाड़ के जेल नंबर 3 में गैंग वॉर हुआ। इस गैंग वॉर में 5 कैदी घायल भी हुए। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया पर आरोपियों ने चाकू से 5 से 7 बार वार किया। प्रिंस की दक्षिण दिल्ली के ही दूसरे गैंग रोहित चौधरी से दुश्मनी चल रही थी। रोहित तिहाड़ जेल में ही बंद है। रोहित से बदला लेने के लिए प्रिंस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाया था। जेल के गैंग वॉर में मारे गए प्रिंस पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ये तिहाड़ की जेल नंबर 3 है, जहां शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली के नामी गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक शाम करीब 5:30 बजे सबसे पहले जेल नंबर 3 में प्रिंस तेवतिया ने कैदी अतर उर रहमान पर हमला किया। इसके बाद अतर उर रहमान के 2 साथी वहां पर पहुंच गए, विनय और बॉबी। इन तीनों ने मिलकर प्रिंस तेवतिया पर धारदार हथियार से 4 से 5 बार हमला किया, जिससे वो घायल हो गया। उसके बाद तिहाड़ जेल के अधिकारी चारों कैदियों को लेकर डीडीयू अस्पताल पहुंचे, जहां पर प्रिंस तेवतिया को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बाकी जो 3 कैदी हैं उनका इलाज चल रहा है। जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं उनके मुताबिक अभी जांच चल रही है कि आखिर झगड़ा किस वजह से हुआ, लेकिन जो प्रिंस तेवतिया था वो दक्षिणी दिल्ली का नामी गैंगस्टर था और उसकी दक्षिणी दिल्ली की ही दूसरे गैंगस्टर रोहित चौधरी से उसका गैंगवार चल रहा था। रोहित चौधरी भी तिहाड़ जेल में बंद है और रोहित से बदला लेने के लिए प्रिंस तेवतिया ने सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया था और लगातार रोहित चौधरी और प्रिंस तेवतिया में दुश्मनी चली आ रही थी। प्रिंस तेवतिया को 2019 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। उसके पैर में गोली लगी थी। इसके बाद वो जेल से बाहर आ गया। फिर 2020 में फिर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद फिर वो बाहर आ गया और फिर 2021 में क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। उस पर कुल 15 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और उसके खिलाफ लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो अलग अलग मामलों की जांच कर रही थी। लेकिन कल शाम को जेल के अंदर झगड़ा हुआ, गैंगवार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है कि आखिर किन हालात में उसकी हत्या हुई। क्या अतर उर रहमान रोहित चौधरी गैंग का आदमी है, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार छात्र अरमान खत्री को अदालत ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। सरकारी वकील की दलील थी कि अभी जांच के लिए कुछ और समय चाहिए, जिसके लिए हिरासत जरूरी है। लेकिन बचाव पक्ष के वकील की दलील थी कि पिछली बार भी सरकारी वकील ने यही बात कहकर पुलिस रिमांड बढ़वाई थी, लिहाजा उनकी बात न मानी जाए। बॉम्बे आईआईटी के छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी मामले में एक और छात्र अरमान खत्री की गिरफ्तारी हुई थी। आज उसे पुलिस रिमांड के लिए पेश किया गया था। पुलिस ने और रिमांड बढ़ा कर देने की मांग की, लेकिन अदालत ने जेल हिरासत में भेज दिया। हमारे साथ है अरमान खत्री के वकील दिनेश गुप्ता जी। सर, ये बताइए कि आज सुनवाई हुई और पुलिस चाहती थी कि और भी रिमांड मिले, कुछ चैट का संदर्भ उन्होंने रखा। वो रखा था, लेकिन वो कोई इतना कन्विंसिंग ग्राउंड नहीं था कस्टडी के लिए। कोर्ट ने उसको ऑलरेडी उनको 7 डेज़ का पुलिस कस्टडी दिया था और ये सफिशिएंट टाइम था पुलिस के पास में। और आज कुछ भी ऐसा कोई कन्विंसिंग ग्राउंड नहीं था, इसलिए कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट किया। बट पुलिस ने कहा कि बहुत ही अहम चैट है जिसमें कि दर्शन माफ़ी मांग रहा था, उसमें था अरमान से, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 साइडेड चैट है उसमें कि अरमान मुझसे बात करो इस करके, बाकी और कोई बातचीत नहीं है उसमें। उसमें ये कहा गया था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मुंबई छोड़कर चला जाऊँगा। इसका क्या संदर्भ? अब इसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। ये तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में समझ में आएगा कि क्या हो सकता है इसमें और किस बात के लिए उसने ऐसा लिखा है। जो पुलिस का जो आरोप है इस संदर्भ में कि एक रिलीजियस कमेंट करने के बाद अरमान नाराज हुआ था, उसने अपना पेपर कटर जो होता है वो दिखाकर उसे धमकाया था, जिससे डर कर उसने खुदकुशी कर ली। ये पुलिस का केस है। नहीं, ये पुलिस का ऐसा कहना है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। कोई भी किसी भी आई विटनेस ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। इसके पहले कॉलेज की इंटरनल इंक्वायरी हुई है, उसमें किसी ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पवई पुलिस स्टेशन ने सेपरेट इंक्वायरी की है, उसमें भी ऐसा कोई भी आई विटनेस नहीं मिला जिसने कि ऐसा इंसिडेंट देखा हो या सुना हो कि अरमान ने दर्शन को धमकी दी हो। ये हैरानी की बात है कि जब पुलिस जांच कर रही थी, पवई पुलिस, तब कहीं कोई नोट नहीं मिला, लेकिन एसआईटी जांच होने के बाद इतने दिनों के बाद अचानक से एक सुसाइड नोट आ गया और उसमें एक नाम भी आ गया। ये थोड़ा सा सस्पिशन क्रिएट करता है। अब ये देखते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस। चार्जशीट जब केस आएगा ट्रायल के स्टेज पे तो उस टाइम पे समझ में आएगा क्या है नहीं। खास बात यह है कि दर्शन सोलंकी के जो परिवार वाले पिता, वो भी नहीं मानते कि इसके पीछे अरमान खत्री वाला मसला है, बल्कि वो इसे एक जाति भेद के तौर पर देख रहे हैं कि कहीं
जाति भेद की तरह से किया जा रहा था, जिसके वजह से उसने ऐसा किया होगा? नहीं, देखिए इसमें बेसिकली जाति भेद का मामला अरमान का और दर्शन का तो बिल्कुल भी नहीं है। ना ही उनके पेरेंट्स की ऐसी कोई कंप्लेंट है अरमान के अगेंस्ट में कि उसने कभी उसके जात के लिए कुछ बोला हो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने एक जनरल ऐसा रिमार्क किया होगा, अभी कॉलेज में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें अरमान का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे मामले में क्या मानते हैं आप एज ए डिफेंस लॉयर होने के बाद? मैं ये बोलूँगा कि इट्स अ फिट केस फॉर कॉशिंग। तो अभी तो जैसी हो गई है, तो आप जमानत के लिए जाएंगे? अब ये स्टेज है जुडिशल केस की वजह से, मैं बेल के लिए ट्राई करूँगा। अब देखते हैं बेल जब भी कोर्ट क्या कंसिडर करती है, डिपेंड करता है। और अरमान के भविष्य को लेकर बात करें तो अब चूंकि जेल में जब चला गया था, जमानत होने में भी वक्त लगेगा, तो अब आगे की पढ़ाई का उसका कैसे होगा? देखिए एक्यूजेशन किसी के ऊपर भी हो सकता है। अभी उसको एक्यूज़ किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक आरोपी कन्विक्टेड पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाहर आने के बाद से कॉलेज अथॉरिटी भी उसको समझती है, इस बात को वो लोग देखेंगे, उसको ध्यान देंगे इस बात पे कि उसके कॉलेज का कुछ भी नुकसान ना हो। धन्यवाद। ये अरमान खत्री के वकील हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो केस है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसका कहीं सिद्ध होता नज़र नहीं आ रहा है, लिहाजा ये कॉशिंग के लिए फिट केस है। बहरहाल अभी अदालत ने अरमान को जेल हिरासत दी है, जल्दी वो जमानत के लिए अर्जी देंगे और फिर आगे सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। अहम खबर आ रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। समलैंगिक शादी को मान्यता देने का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया है और इस पर सुनवाई 18 अप्रैल से होगी। सीधा हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? संविधान बेंच के गठन की क्यों जरूरत पड़ी इसमें? देखिए, ये एक अहम मामला है। समलैंगिक विवाह को लेकर बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था और विरोध किया था इन याचिकाओं पर। कहा था कि भारत में जो परिवार का जो सिद्धांत है, वो कॉन्सेप्ट है, वो पति और पत्नी यानी विपरीत लिंगों में होता है। पति यानी पुरुष और पत्नी एक महिला होती है। तो इस तरीके से उन्होंने विरोध किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 जजों के संविधान पीठ में इस मामले को भेज दिया था। तो 18 अप्रैल की तारीख तय की गई थी और अब एक गठन हो गया है जिसमें चीफ जस्टिस खुद बेंच की अगुवाई करेंगे और जस्टिस संजय किशन कौल जो दूसरे नंबर के वरिष्ठ जज हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। इसी तरह 5 जजों के बेंच का गठन हो गया है। जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस CS नरसिम्हा भी इसमें शामिल रहेंगे और 18 अप्रैल को काफी अहम ये सुनवाई शुरू होगी, जहां पर जमीयत उलमा-ए-हिंद और एक और तेलंगाना का मुस्लिम संगठन भी पहुंचा है जिसने विरोध किया याचिकाओं को। कहा है कि समलैंगिक संबंधों की शादी को जो है वो मान्यता भारतीय परंपरा। तो एक अहम सुनवाई 18 अप्रैल से शुरू होगी। आशीष, लेकिन लगातार केंद्र सरकार जो है इस मामले का विरोध करते आई है और कहा है कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें फिर लंबा चलने की ये शायद मामला लंबा चल सकता है, सुनवाई जो है। देखिए, जब संविधान पीठ की सुनवाई होती है तो थोड़ा लंबी होती है क्योंकि लगातार वो सुनवाई होती है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि केंद्र सरकार इनकार कर रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार का जो DCPCR है यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने भी पिटीशन दाखिल की और कहा है कि विवाह को मान्यता दी जा सकती है और इसमें बच्चियों को जो जिनको गोद संबंधित जोड़े लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि वो भी अच्छे या बुरे अभिभावक बन सकते हैं और इजाजत मिलनी चाहिए। दुनिया के 50 से ज्यादा देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की इजाजत देते हैं और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि समलैंगिक जोड़े के जो है उनके होने से बच्चों पर कोई मनोवैज्ञानिक विकास पर कोई असर पड़ता है। तो यहाँ पर एक ऐसा मामला है जहाँ पर एक संवैधानिक ये एक विवाद खड़ा हुआ है, इसलिए 5 जजों का पीठ इस मामले का सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार अपनी दलीलें रखेगी, याचिकाकर्ता अपनी दलीलें रखेंगे, दिल्ली सरकार के का जो DCPCR है वो अपनी दलील रखेगा और जब यह अपनी दलील रखेगा तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला इस पर सुनाएगा। जी
निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब समलैंगिक शादी के मान्यता के बारे में सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ जो है वो निर्णय करेगा सुनवाई के बाद। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी बिजली का कनेक्शन कटने या कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर तो कभी घर बैठे लाखों कमाने का लालच देकर साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई मिनटों में गायब कर दे रहे हैं। हैरानी की बात है कि ठगी के शिकारों में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और घर बैठे कमाने के लालच में लाखों गंवा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वर्तमान में वर्क फ्रॉम होम साइबर फ्रॉड का ट्रेंड ज्यादा है। मुंबई हो या मीरा रोड, हर जगह साइबर सेल में साइबर ठगी के शिकारों की भीड़ लगना अब आम बात हो गई है। मीरा रोड के अब्दुल खालिद चौहान से तो साइबर ठगों ने राजस्थान के उनके एक पुलिस वाले दोस्त की डीपी लगाकर 27,000 रुपए ठग लिए। उनका नंबर चेंज होता रहता है मेरे दोस्त का, कभी जयपुर में रहते हैं, कभी सवाई माधोपुर में रहते हैं। बीच में उनका जो ओरिजिनल नंबर था वो 2 महीना बंद था। रात को उसने हाई करके भेजा था, मैंने बोला शायद दूसरी जगह इनका ड्यूटी चेंज हुआ होगा, तो ये नंबर उनका ही होगा। और उस पर डीपी लगा था? डीपी उनका लगा था। और आपने पूछा भी कि कहाँ हो? मैंने उनको पूछा कहाँ पर हो, अभी ड्यूटी किधर है, तो बोला जयपुर में ड्यूटी है मेरी। तो मुंबई आते रहते हैं 12 महीने में। तो मैं बोला मुंबई कब आओगे, बोला अप्रैल एंड में आएंगे। तो भरोसा हो गया मेरे को जयपुर में है तो फिर उन्होंने पैसे मांगे। IT सेक्टर में काम करने वाले जय जोबन पुत्रा का दावा है कि एक अनजान नंबर से उन्हें फोन आया, उन्होंने उसे उठाया, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद उनके अकाउंट से अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 44,000 रुपए निकल गए। मुझे ना ही कोई OTP आया, ना ही कोई लिंक के लिए कुछ आया है, कुछ भी नहीं आया है। बट मेरा UPI वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो मे बी वहाँ से ही वो ट्रांजैक्शंस हुए। कुछ दिन पहले किया हो और वो वेट कर रहे हो? मे भी हो सकता है सर। बट मैंने जहाँ तक आई रिमेंबर मैंने कोई OTP या कोई लिंक या कोई फॉर्म पे क्लिक नहीं किया है जो अननेसेसरी हो और ऐसे। एक परिवार ने तो कुरियर भेजने के लिए इंटरनेट से कंपनी का नंबर लिया और फिर उसके कहे लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट से हजारों रुपए निकल गए। पुलिस की माने तो साइबर ठगी के अलग अलग तरीकों में सबसे ज्यादा ट्रेंड में वर्क फ्रॉम होम का है। हैरानी की बात है कि ठगी के शिकारों में हाईटेक IT सेक्टर के कर्मचारी भी हैं। 26 साल के जॉन ने अपनी नौकरी से बचे समय का सदुपयोग करने के लिए इंटरनेट पर पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च किया था। एक दिन उन्हें फोन आया और पहले उन्हें वीडियो लाइक करने के बदले पैसे देने का लालच दिया गया। उसके बाद क्रिप्टो वेबसाइट को प्रमोट कर ज्यादा कमाने का लालच देकर पैसे भरवाने की स्कीम दी। उसके बाद तो जॉन उनके मकर जाल में कुछ इस तरह फंस गए कि 40 लाख रुपए गंवा बैठे। मैं निकालने वाला जो लास्ट ऑर्डर था जिसमें मुझे पैसे वापस मिल जाने चाहिए थे, वो लोग ने बैकएंड से कुछ और चेंज कर दिया और बोला आपने गलती की है, अब ये हमारे क्लाइंट को लॉस होगा, तो ये आपको भरना पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो वो कब 1,000 से 10,000, 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ऐसे पूरे करते करते ऑलमोस्ट 40 लाख मेरे अटक गए। मीरा भाईंदर में रहने वाले मुकुल दोषी MNC में काम करते हैं। मुकुल ने बताया कि उनकी पत्नी को भी वर्क फ्रॉम होम से कमाने का लालच देकर 2 लाख के रुपए ठग लिए गए। ग्रुप रहता है इनका पूरा, टेलीग्राफ के अंदर इन लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उनके ही लोग रहते हैं जो अंदर ऐसे दिखाते हैं कि हमने 50,000 इन्वेस्ट किया, हमने 30 किया, हमको इतना फ़ायदा हुआ, इतना मिला, वो मतलब टारगेट को कंफ्यूज करने के लिए। तो फिर वहाँ पे फिर हमको मेरे वाइफ को ये बताया गया कि आपने मिस्टेक किया है, आपने ये गलती की, इस वजह से ये पूरा पैसा ब्लॉक हो गया है, अब इसको रिलीज़ करने के लिए आपको 3.5 लाख रुपया और डालना पड़ेगा। तो हमने नहीं डाला और वहाँ पे वो पैसा हमारा फंस गया। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के साइबर क्राइम सेल में इस साल के 3 महीने में ही वर्क फ्रॉम होम के नाम से ठगी के 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और ज्यादातर की जांच में पता चला है कि फर्जी वेबसाइटों के IP एड्रेस जहां UAE के मिलते हैं तो ठगी के रुपए चीन और अमेरिका के क्रिप्टो अकाउंट में जमा हुए हैं। जब हम लोगों ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से इनकी जानकारी मांगी तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली है कि ये जो क्रिप्टो असेट्स है वो चाइना या अमेरिका ऐसे अलग अलग देशों के परचेसर ने ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ पाएगी आपको कि ये जो फ्रॉड है ये किसी पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, ये इंटर स्टेट या हम बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक सही तरीके से चलाया जा रहा है। MBVV साइबर क्राइम सेल के मुताबिक जनवरी से अब तक साइबर ठगी के 985 मामले आ चुके हैं, जिनमें 3 करोड़ 34 लाख के करीब ठगी के आरोप हैं। उनकी टीम अब तक 34,66,000 रुपए वापस करने में कामयाब रही है। पुलिस के मुताबिक पहले तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अगर साइबर ठगी के शिकार हो भी जाते हैं तो दिन के समय तुरंत
1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर गायब हुए पैसे वापस पाने में कामयाब हो सकते हैं। इससे सबसे पहला और अहम कदम ये उठाया जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन जहां पर भी हुआ है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हुआ है, कोई पेमेंट एग्रीगेटर के साथ हुआ है या किसी और बैंक से हुआ है, वहां पर एक सिस्टमेटिक नोटिस जनरेट करके भेजा जाएगा जो आपके ट्रांजैक्शन को तुरंत स्टॉप करवाएगा। स्टॉप के साथ साथ ये आगे भी उसको ट्रेस करते रहेगा। मान लीजिए ए के अकाउंट से जाके बी के अकाउंट में अमाउंट गया है और बी से जाके सी और डी में बंटवारा हुआ है, तो ये बी को भी ट्रेस करेगा और सी को भी और डी को भी, और उनके अकाउंट को भी स्टॉप कर देगा और आपका अमाउंट जो है वहीं पे रुक जाएगा। पुलिस के मुताबिक लोग गूगल पर सर्च करते समय अक्सर गलत कीवर्ड से सर्च करते हैं। अगर किसी बैंक, रिजॉर्ट और कुरियर सर्विस कंपनी का नंबर चाहिए तो कस्टमर केयर नंबर टाइप करने की बजाय उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसमें लिखे कस्टमर केयर के टैब पर जाकर ही सर्च करें तो आपको सही नंबर मिलेगा। दूसरा, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें, इससे आप साइबर ठगों को अपने मोबाइल का एक्सेस देने से रोक पाएंगे। पुलिस की माने तो साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार है डर और लालच। इसलिए यदि कोई फोन कर या मैसेज कर डर और लालच दिखाए तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है और उसके झांसे में मत आइए। मीरा भाईंदर से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जैसा अंदेशा था, महाराष्ट्र गर्मी की इतनी मार झेल रहा है कि बीते 43 दिनों में हीट स्ट्रोक के यानी लू के 357 संदिग्ध मरीज मिले हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र में कई जिलों में पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया है। अप्रैल का दूसरा ही सप्ताह चल रहा है और महाराष्ट्र में गर्मी अपना कहर बरपाने लगी है। 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच 43 दिनों में हीट स्ट्रोक यानी कि लू के 357 संदिग्ध मामले मिले हैं। मुंबई उपनगरीय इलाकों में सबसे ज्यादा 72 संदिग्ध मरीज मिले हैं। नंदुरबार से 64 और यवतमाल से 46 केस मिले हैं। पूरे महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता तापमान लू के मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। सड़कों पर दिन भर काम या मजदूरी करने वाले सूरज का सितम सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में पारा 41 डिग्री से ऊपर है। गर्मी बहुत है, गीला कपड़ा रख के सिर पे बैठे हैं, पानी पी रहे के कैसे तो गुजारा कर रहे, पेट के लिए धंधा कर रहा है। इधर रोड पे बैठ के, घर में बैठ के तो कुछ कमा के देने वाला तो है ही नहीं। 2 बच्चा काम करता है 10-10 हजार में, 10,000 भाड़े का घर है मेरा। चंद्रपुर में पारा 43 डिग्री छू चुका है। वहीं विदर्भ के गढ़चिरौली, बुल्ढाना और नागपुर में भी तापमान 37 से 39 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, गोंदिया में भी तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज हुआ है। बुधवार को पारा कम से कम 22 जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया था। गुरुवार को राज्य के 8 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। आने वाले कुछ दिनों में भी राहत के आसार नहीं दिख रहे। चंद्रपुर है, वहां पर 43 डिग्री से ऊपर तापमान चला गया। और कई जिले ऐसे हैं जो विदर्भ में, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान 40 से ऊपर बने हुए हैं और काफी ज्यादा गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो चंद्रपुर है और गढ़चिरौली है, गोंदिया है, भंडारा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, ये वाशिम, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म है। अब ये जो टेम्परेचर है और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगले 2 दिनों के दौरान, लेकिन 18 और 19 तारीख को एक बार बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं जो विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई भागों में रहेगी। अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की रहेंगी, लेकिन 17 से 19 के बीच में बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के कई जिलों को कवर करेंगी, जिससे कि थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। कोविड के बढ़े मामलों के बीच अस्पतालों की ओपीडी में लू के मरीज भी अब दिखने लगे हैं। रोज हम ओपीडी में 2 या 3 पेशेंट तो देखते हैं जिनको हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स है। ये पेशेंट्स को हम ज्यादा ओरल लिक्विड्स, पानी के तौर पे या नींबू पानी, छाछ, ऐसे जितना लिक्विड इंटेक ज्यादा हो उतना उनके लिए अच्छा होगा, ये सलाह हम देते हैं। वहीं महाराष्ट्र में हाल में हुई बेमौसम बारिश और ओलाबारी से हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। अब एक अनुमान के हिसाब से राज्य के कुछ हिस्सों पर सूखे की तलवार भी लटकती दिख रही है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए इस साल भी चुनौती बड़ी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुरानी की याद में आज शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुईं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस मौके पर कहा कि भारतीय क्रिकेट आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसकी शुरुआत सलीम दुरानी ने ही की थी। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित शोक सभा में कई मशहूर क्रिकेटर और पत्रकार भी शामिल हुए। बैठ करके